मैं डॉक्टर सविता टांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर प्रथम में, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत हम नई कविता के बारे में बात कर रहे थे। इससे जो पूर्व मेरे व्याख्यान हुए हैं उसमें नई कविता का नामकरण, नई कविता का स्वरूप, नई कविता के प्रमुख कवि और रचनाकारों के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी नई कविता का भाव पक्ष। आज हम नई कविताओं की विशेषता के अंतर्गत हम कला पक्ष के बारे में बात करेंगे, कला पक्ष के बारे में जानेंगे। नई कविता का भाव पक्ष जितना सशक्त और प्रबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी मजबूत है। उसमें उसका अभिव्यंजना पक्ष भी जनजीवन के निकट है। उसमें प्रयुक्त भाषा, अप्रस्तुत प्रतीक, बिंब और छंद हमारी जीवनचर्या से संबंध प्रतीक होता है। नई कविता के अभिव्यंजना पक्ष के प्रबंधन क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता है भाषा। नई कविता की भाषा के संबंध में यह कहा जाता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्द जनजीवन के निकट है, किंतु कई बार वह जटिल अनुभूतियों के हाथों में पढ़कर अपना रूप बदल देते हैं। कवि उन्हें जानबूझकर नहीं मोड़ता। नई कविता में प्रयुक्त शब्दों का यथासंभव बहिष्कार किया गया है। इन कवियों की धारणा यह है कि जो शब्द वृद्ध हो गया है, जिसकी उसका आवाज़ चूक गया है, उसे नए अर्थ से भरकर या उसकी नया संस्कार करके प्रयोग में लेना चाहिए। इसी ने नई कवि ने साधारण शब्दों में अधिक गहरा और व्याप्त अर्थ भरा है। इसके साथ ही अभिव्यक्ति को सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए नई कविता के कवियों ने अपने शब्दों में एक आदर प्राप्त हुआ है। किसी भी भाषा को शब्द नए कवि की रुचि का समर्थन बनकर आया है। इसलिए वह कहते हैं, इस दृष्टि से नई कविता का शब्द विधान बड़ा ही डेमोक्रेटिक है। यह उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के घिर कर पूछ, कभी बासन अधिक घिरने पर छूट जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अज्ञेय अपनी काव्य की भाषा तलाश करना चाहते हैं। अज्ञेय तद्भव शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उनकी कई श्रेष्ठ रचनाओं में उन्हें देखा जा सकता है। अज्ञेय ने काव्य भाषा में मौन के महत्व को भी स्वीकार किया है। मौन ही है जो अब भी नई कविता कह सकता है। मौन से तात्पर्य यह है कि जो कविता में नहीं कहा गया है, परंतु जो सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त हुआ है, उनमें आई विभिन्न भाषाओं और बोलियों की शब्दावली में विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, अस्पताली जिंदगी के शब्द भी स्वतः ही आ गए हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत के शब्दों के साथ साथ कितने ही ग्रामीण शब्द भी अपनी पूरी रंगत के साथ इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी नई कविता की भाषा की अपनी विशेषता है। कहने का तात्पर्य है, नई कविता की भाषा बहुत शुद्ध, परिमार्जित भाषा का प्रयोग नई कविता में देखने को मिलता है। दूसरा बच्चों बिंदु है अप्रस्तुत विधान। प्रस्तुत को प्रकाशित करने के लिए नियोजित शब्द विधान अप्रस्तुत या उपमान कहलाता है। काव्य में उपमान का वैशिष्ट्य सर्वविदित है। किसी भी कवि की सफलता इस बात पर निहित है कि उसमें वर्ण, वस्तु या भाव के लिए कैसे अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की गई है। उपमान काव्य सौंदर्य को प्रभावोत्पादक बनाता है, कभी कभी उसे मूर्तता भी प्रदान करता है। उपमानों के अनेक स्रोत हैं। नई कवि अपने कथ्य की संप्रेषणा के लिए सभी संभव स्रोतों से उपमानों का चयन करते दिखाई देते हैं। नई कविता में
पूर्ववर्ती काव्य में प्रयुक्त उपमानों में पर्याप्त विस्मृति मिलती है। इस काव्य धारा ने स्वच्छंद गति से चल के सभी क्षेत्रों की परिक्रमा की है। इस कारण इस कविता में प्रकृति, पुराण, इतिहास, विज्ञान, धर्म, राजनीति, मनोविज्ञान, संगीत, कला, चित्रकला और दैनिक जीवन के सभी पक्षों के उपमानों का चयन किया है। इसका उदाहरण है वत्सल छाती सी पहाड़ियाँ, बच्चे सा सूरज सो जाता लेकिन मुंह से आचरा। यह गिरजा कुमार माथुर की कविता का है पंक्तियाँ। इसमें उपमानों का बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। स्मृत शेफाली के फूल झरे, यह अघेजी की कविताओं की पंक्तियाँ हैं। इसके अंतर्गत भी हमें उपमानों का अति सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। बच्चों, अगला विशेषता है प्रतीक विधान। प्रतीकों के वैविध्यपूर्वक प्रयोग करके अनुभूति को व्यवस्थित और सही व्यंजना देने का काम नई कविता द्वारा किया गया है। नई कविता में प्रतीक प्रयोग की प्रवृत्ति तथाकथित फ्रेंच प्रतीकवाद से भिन्न है। इसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है और ना नई कवि अभिव्यक्ति में प्रतीकवादियों की अस्पष्टता और रहस्यमयता देखने को मिलती है। नई कविता जनमानस के अनेक अछूती पूर्ति को खोलकर प्रस्तुत करती है। वह मनोविज्ञान और विज्ञान का सहारा लेकर वस्तु और भाव को सही रंग रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। अतः उसमें प्रतीक विधान में वैविध्य और व्यापकता देखने को मिलती है। पौराणिक और धार्मिक प्रतीकों का प्रचुर किंतु सटीक प्रयोग करके नई कविता यदि परंपरा प्रियता दिखाई देती है तथा नए संदर्भों के प्रति कार्य प्रस्तुत करके प्रकृति के द्वार भी खोल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रतीकों को अपनाकर नई कविता अपनी मौलिकता और सहृदयता के लिए कायम किए हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, नई कविता में कला पक्ष में प्रतीकों का भी कवियों ने सहारा लिया है। उसके माध्यम से कविता और भी रोचक हो गई है। अगली विशेषता है बिंब विधान। बिंब विधान के क्षेत्र में नई कवियों ने सर्वाधिक कौशल से काम किया है। बिंब विधायिका शक्ति कल्पना को सुंदर और समृद्ध सौंदर्य वैभव नई कविता में देखने को मिलता है। इसमें आए बिंबों में सहृदयता, औचित्य, रसग्राह्यता और परिचिता जैसे गुण मिलते हैं। इन गुणों से युक्त बिंब कहीं कहीं सीधे सरल शब्दावली से तो कहीं अलंकृति से तैयार किए गए हैं। कहीं वह संश्लिष्ट हैं तो कहीं वह बिखरे हुए दिखते हैं। इंद्रिय बिंब भी प्रचुर मात्रा में नई कविता में देखने को मिलते हैं। नई कविता के कवियों में वस्तु के मानसिक प्रतिबिंबों को केंद्र में लाकर रख दिया है। शमशेर आत्मगत बिंब और आत्म का वस्तुगत बिंब दोनों को रचने का प्रयास करते हैं। एक नीला आईना बैठा है, चांदनी और अंदर चल रहा है, उसी के महातल में मौन है। अपने अत्यंत निजी अनुभव में आत्म प्रधान पद्धति से अलग करती है। समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने के लिए कवियों को विकृति आकृति वाले बिंब रचने पड़े हैं। मुक्तिबोध ने तो कहा है कि मेरी कविता भयानक है, जिसमें बिंबात्मक दृष्टिकोण है। यथार्थ के भीतर यांत्रिक और वैज्ञानिकों बिंबों की नई कविता से भरमार है। मध्ययुगीन गाथाओं और मिथकों के संकेतों, दंत कथाओं को कवि ने प्रतीक बिंबों में व्यक्त किया है। जैसे
ब्रह्मा आश्रम सर्वेश्वर ने लोकतंत्र को लाठी के जूतों सा लटकाया है में प्रतीकात्मक बिंब का प्रयोग किया है। इसी तरह बिंबों ने नई कविता के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया है। अगला है छंद विधान। इस काव्य धारा में मुक्त छंद को बड़ी आत्मीयता और कुशलता से व्यक्त किया गया है। अनेक पर्वों पर आधारित लय योजना, शब्द संयोजना, नाद सौंदर्य, अनुप्रासात्मक छंद प्रयोग में नई कविता को बड़ी सफलता मिली है। अनेक अविसंगतियों के बावजूद नई कविता की छंद योजना पर्याप्त प्रभावी और नवीन है। उनकी उपलब्धियां अमिट है। उसमें आए छंद उर्दू, अंग्रेजी और लोकगीतों से भी प्रभावित है। निश्चय ही नई कविता अपनी शक्ति के बल पर अपने आप को प्रतिष्ठित करती हुई दिखाई देती है। उसमें संगीत के चुटेलेपन की अपेक्षा काव्य का गांभीर्य और प्रौढ़त्व अधिक दिखाई दिया है। सत्य तो यह है कि नई कविता के कवियों ने विचार पक्ष जो गहरा उतरता गया, त्यों तुक, ताल और लय भी बंधन ढीले पड़ते दिखाई दिए गए। नई कविताओं के कवियों ने छंद का प्रयोग बहुत ही कुशलता से किया है। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार हमने नई कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष भी देख लिया है। अगला जो व्याख्यान होगा वो भी मैं समकालीन कविता के बारे में आपको बताऊंगी। नई कविता से जो मिलती जुलती कविता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।